जी, तो अब हमने पढ़ना है साइटोकाइनिन्स के बारे में। तो जनाब ये सेल डिवीजन एनहेंस कराता है, स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट कराता है, एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर एक्ट अपॉन करता है जिससे स्टेम की लंबाई में इजाफा होता है, और ये कैम्बियम पर भी इफ़ेक्ट करता है। इनहिबिटरी प्राइमरी रूट ग्रोथ्स, ये प्राइमरी रूट ग्रोथ को थोड़ा सा इनहिबिट करने में मददगार साबित होता है। प्रमोट्स लेटरल रूट ग्रोथ, लेटरली अतराफ में जो रूट्स की ब्रांचेस उगती हैं उनको प्रमोट कराता है। बड इनिशिएशन, बड्स का बनना, फिर उसमें से नई शूट का बनना या नए पत्ते का निकलना, उसको एनहेंस कराता है। लीफ की ग्रोथ को मददगार साबित करता है ये। प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ बट कैन रेयरली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, किसी किसी पौधे में ही इसके पार्थिनोकार्पी का इफेक्ट देखा गया है, वरना ज़्यादा तौर पर ये फ्रूट ग्रोथ में मददगार साबित होता है। ये लेटरल बर्ड्स को भी मददगार साबित होता है, उनकी प्रमोट करता है ग्रोथ को। एंड ऑल्सो ब्रेक्स बड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कोई इनएक्टिविटी पीरियड होता है जिसमें सेल्स के अंदर पाए जाने वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रुक जाती हैं या वो स्लो हो जाती हैं, ताकि वो इनएक्टिविटी पीरियड जो है उसको वो टिश्यू वो हिस्सा गुजार ले। जैसे कि सीड भी जो है वो उनको स्टोर करके रखा जाता है तो वो सालों स्टोरेज हालत में भी ज़िंदा रहते हैं, तो वो डॉर्मेंसी उनका पीरियड होता है। तो हमारे जो प्लांट बॉडी है इनमें भी कुछ कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें बड्स बनती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्लो करके बनती हैं क्योंकि अचानक उनसे नए हिस्से नहीं बनते, तो उनमें भी डॉर्मेंसी पीरियड जो है उसको ब्रेक करने में इसका हिस्सा देखा गया। कॉजेज डिले इन लीव्स एंड सेंसेस, जो लीव की एजिंग प्रोसेस है उसके ऊपर भी ये एक्ट अपॉन करता है, उसको डिले करता है। प्रोमोट्स स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमा ओपनिंग्स हैं पत्ते के ऊपर पाई जाती हैं कहीं कहीं, आप देखते हो आपने जो पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं प्लांट्स के बारे में आपने इनका तस्करा देखा हुआ है। तो ये गैशियस एक्सचेंज के लिए, गैशियस रिलीज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टोमेटा की ओपनिंग्स, ये जनाब उनको खोलने में मददगार साबित होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग जो असल में वो किडनी शेप दो सेल्स गार्ड उसको करते हैं, तो उन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या है, ये क्रॉप्स में इस्तेमाल होती है फ्रेश लीव्स की एजिंग को डिले करने के लिए, ताकि फसल ज़्यादा वक्त अच्छे तरीके से पैदावार बढ़ा सके। मिसाल के तौर पर कैबेज, गोभी की बात हो रही है, लेटिस, ये भी आपको पता है कि पत्तों वाली सब्जियों की बात हो रही है। एज़ वेल एज़ कीपिंग फ्लावर्स फ्रेश, ये जो फूलदार पौधे हैं जिनके फूल ज़्यादा वक्त के लिए खिले रहते हैं तो उसमें भी मददगार साबित होता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ सम सीड्स, कुछ सीड्स जिनकी डॉर्मेंसी पीरियड को ब्रेक करना है और उनको बो कर अब उससे पौधा बनाना है, उसके लिए भी इन जो हार्मोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। एब्सिसिक एसिड, ये स्टेम की ग्रोथ को रोकता है, रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है। ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल ड्राउट एंड वाटर लॉकिंग, ड्राउट खुश्क साली के अगर पानी नहीं मिल रहा, पानी की कमी है किसी जगह पर, और वाटर लॉगिंग का आपको मतलब पता है कि सीम और थोर के मसाइल हैं जहाँ एक्सेसिव पानी खड़ा हो जाता है, मिनरल्स नमकियात ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन जो है कटी पटी हो जाती है और बंजर हो जाती है, तो ऐसी जगह पर पौधों का उगाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। खुश्क साली के दौरान क्योंकि पानी बहुत कम है तो ये रूट्स को जो है उनकी ग्रोथ को ज़्यादा करता है ताकि वो तेज़ी से फैलें और पानी की सप्लाई जो है पौधे को मुहैया करें। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि हार्मोन अगर किसी एक जगह जो इन्हेंस का इफ़ेक्ट दे रहा है ग्रोथ में, वो दूसरी जगह उसको इनहिबिट का इफ़ेक्ट दे रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पूरे पौधे की एक जैसी ग्रोथ जो है वो समटाइम्स नहीं की जा सकती, क्योंकि उतने ही फिर मिनरल्स चाहिए, उतने ही फिर पानी चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी एक जगह की ग्रोथ इनहिबिट हो रही है तो उसके मुकाबले में किसी दूसरी जगह आप देखोगे कि ग्रोथ को इन्हेंस भी किया जा रहा है। इट मीन्स के हार्मोन हैव टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, they can inhibit the growth pattern and they can enhance the growth pattern as well depending upon where they are required, और वो काम कहाँ पर पौधे की बॉडी में ज़रूरत है। इसके अलावा जी अगेन ये बर्ड को प्रमोट करता है, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है ताकि सीड ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकें। शॉर्ट डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग जो है बढ़ाएगा। शॉर्ट डे प्लांट जो जिनमें ये वो पौधे होते हैं जो उन मौसमों में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं जिनमें दिन की रोशनी कम वक्त के लिए पाई जाती है और रातें लंबी होती हैं, तो ये इनहिबिट करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स को। इसका मतलब है कि हमने जिबरलिन्स में अभी जो इफ़ेक्ट पड़ा था लॉन्ग डे प्लांट्स का, ये उसके एंटागोनिस्टिक है, यानी ये दो हार्मोन दो अलग जगह काम कर रहे हैं और एक दूसरे के उलट काम कर रहे हैं। जब भी कोई दो चीज़ें एक दूसरे के उलट बैकवर्ड काम कर रही होती हैं, दो अलग जगह काम कर रही हैं या एक जगह काम कर रही हैं, तो हम एंटागोनिस्टिक का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमने मसल्स में भी ये किया था। इसके अलावा अगेन ये एब्सिशन को रोकता है,
फिर ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को एनहेंस करता है अंडर कंडीशंस ऑफ वाटर स्ट्रेस। अगर तो पौधा मुरझा रहा है तो उसको पानी की कमी की प्रॉब्लम है, अगर स्टोमेटा खुले रहेंगे तो पानी वेपर्स बनकर एवेपोरेट होता रहेगा और प्लांट बॉडी और खुश्क हो जाएगी, पौधा मुरझा जाएगा और मर जाएगा। तो ये स्टोमेटा को क्लोज करा देता है ताकि पौधे मुरझाएं नहीं और पानी की कमी को किसी तरह से पौधे में रोका जाए। अब इसकी भी कमर्शियल जो एप्लीकेशंस हैं, इसको स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स, फसलों पर, टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप एट द एंड ऑफ सीज़न। यानी जब फल पक गया है तो कुछ फल जो होते हैं फिर वो पकने के बाद खुद ही पौधे से नीचे गिर जाते हैं और उनको इकट्ठा करना आसान होता है। दिस रिमूव्स नीड फॉर पिकिंग ओवर अ लार्ज टाइम स्पैन, क्योंकि फसलें जो फलदार पौधे हैं जो गार्डन्स में, बागात में इतनी बड़ी तादाद में उगाए जाते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक एक जो पौधा है उसे हज़ारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में भी जो फल हासिल हो रहा है उसको पिक किया जाए। तो ये स्प्रे करने से फल खुद ही नीचे फॉल ऑफ कर जाता है और उस फल को इकट्ठा करना आसान हो जाता है। अगला हार्मोन है इथीन। तो जनाब ये इनहिबिट करता है स्टेम की ग्रोथ को। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर कोई इशू ऐसा है जिसमें स्टेम की ग्रोथ को रोकना मकसूद है तो इथीन काम करेगा। ये रूट पर भी अपना इफेक्ट ऐसे ही शो कर सकता है। ये बर्ड्स की डोरमेंसी पीरियड को स्टॉप करता है। इसको पाइनएप्पल, अनानास में देखा गया कि यहाँ वहाँ फूल बनाने में मदद पैदा करता है। इसके अलावा जो ये फल पकने का अमल है उसमें भी ये मददगार साबित होता है। तो इसको पाइनएप्पल की जो फसलें हैं उनके ऊपर दिया जाता है ताकि वहाँ फूल जल्दी बने। फूल जल्दी बनेंगे तो फल बनने का अमल जल्दी, आप जानते हो कि स्टार्ट हो जाएगा। स्टिमुलेट्स राइपनिंग ऑफ टोमेटोज़ एंड सिट्रस फ्रूट, ये जो टमाटर की फसलें हैं उनके ऊपर भी दिया जाता है, उनके ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि टमाटर की फसलें भी जल्दी जो है पक जाएँ। इसके अलावा सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले जो पौधे हैं उन्हें सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं लाइम है, लीमू है, संतरा है, किन्नू है, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है। ये सारे वो फ्रूट्स हैं जिन्हें सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं क्योंकि सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और इनमें विटामिन सी बड़ा ज़्यादा होता है। तो ये उनके ऊपर भी उनके जो पकने का अमल है उसको भी इन्हेंस करता है। कमर्शियल कंपाउंड एथोफोन ब्रेक्स डाउन टू रिलीज इथीन इन प्लांट्स एंड इज़ अप्लाइड टू रबर प्लांट टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स। जी, कमर्शियली एक कंपाउंड बनाया जाता है जिसे एथोफोन कहते हैं। ये एथोफोन अगर पौधों को दिया जाए तो पौधों में बनने वाली इथेन जो है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएगा जहाँ बन रहा है सेल से। जब जल्दी रिलीज़ हो जाएगा तो पौधे की बॉडी में जल्दी फ़्लो करेगा। जब जल्दी फ़्लो करेगा तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो रबड़ के पौधों में देखा गया है। रबड़ के पौधों के अंदर लैटेक्स नाम का एक फ्लूइड बनता है, सयाल माया, जिसको कट करके पौधे की बॉडी को थोड़ा सा वूंड क्रिएट करके बकेट्स वगैरह में और मखसूस तरीक़ों से इकट्ठा किया जाता है। ये लैटेक्स जब इकट्ठा हो जाता है तो इसको फैक्ट्रीज़ में मखसूस तरीके से प्रोसेस किया जाता है जिससे रबड़ की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन हायर एनिमल्स बाय नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो दो तरह की। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं है, उनमें न्यूरॉन्स नहीं है, तो उनमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन थी, यानी मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल मैसेंजर्स बन रहे थे जो कि थे हार्मोन, जिनका हमने अभी किस्में पढ़ी। लेकिन एनिमल्स को अल्लाह ताला ने नर्वस सिस्टम से भी नवाजा है और अल्लाह ताला ने जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो केमिकल हार्मोन्स बनाने वाला अलग सिस्टम है, उससे भी नवाजा है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं इनमें दोनों तरह का कोऑर्डिनेशन मिलजुल कर काम करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन में मखसूस सेल्स शामिल हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। हमारा जो नर्वस सिस्टम है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और ये कई तरह का हो सकता है। तो जनाब इसके अलावा कुछ जो हमारे सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करते हैं, वो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। तो स्टिमुलाई जो चेंज है उसको डिटेक्ट करने वाले मखसूस सेल्स को रिसेप्टर्स कहा जाता है। इनके साथ न्यूरॉन्स शामिल होते हैं जो कि कंडक्शन करते हैं, मैसेज लेकर जाते हैं आगे ब्रेन तक। ब्रेन फिर आगे से मैसेज भेजता है कि अब जो भी चेंज है उसके मुताबिक करना क्या है। तो करने का अमल यानी रिस्पॉन्स शो करने का अमल इफ़ेक्टर्स के थ्रू होता है। तो इफ़ेक्टर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, हमारे ग्लैंड्स या हमारे मसल्स। मिसाल के तौर पर आपको अगर पिन जो है वो प्रिक होती है, सुई चुभती है उंगली पर, तो आपके जो यहाँ पर रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि टच और पेन
डिटेक्ट करते हैं वो फ़ौरन आपको सांस दिलाते हैं कि आपको कोई चीज़ चुभी है। ये पैगाम जाता है न्यूरॉन्स के थ्रू दिमाग तक, और न्यूरॉन्स फिर इफ़ेक्टर्स को जो है वो पैगाम पहुंचाते हैं, मसल्स होते हैं इस सूरत में, ताकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जाए और उसको अपने हाथ से हटाया जाए। या जैसे किसी गर्म चीज़ से हमारा हाथ छू जाता है, हमें अभी नज़र भी नहीं आ रहा होता, तब भी ऐसी सूरत में ये अमल होता है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफ़ेक्टर्स। तीनों अलग अलग काम करते हैं लेकिन मिलकर काम सरअंजाम देते हैं। और फिर हम इनकी डिटेल देखेंगे कि आपने इसको आप आगे से हर हिस्से को आपने इन डेप्थ पढ़ना होगा।